नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं दमदार 10। और मेरे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट राकेश शुक्ला जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इजरायल के दौरे पर निकल चुके हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जब इजरायल जाएंगे तो वहां पर आपको बता दें बहुत अहम सौदे होने जा रहे हैं, जिसका असर आने वाले ऑपरेशन सिंदूर पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये पॉज है, यानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। पीएम मोदी यरूशलेम के लिए रवाना हो चुके हैं। इजरायली संसद नेसेट को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इजरायल के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और होलोकॉस्ट मेमोरियल का भी दौरा करेंगे। आयरन डोम समेत 10 अरब डॉलर के रक्षा सहयोग पर बातचीत होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी डील होगी। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी के इजरायल दौरे से कांग्रेस फायर है। कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने पीएम के दौरे को लेकर गाजा पर सवाल उठाया है। अब गाजा का बाजा बजाया जा रहा है। पीएम मोदी के इजरायली संसद के संबोधन को लेकर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि उम्मीद है कि पीएम मोदी इजरायली संसद में गाजा के नरसंहार का जिक्र करेंगे, गाजा के लोगों के लिए न्याय की मांग करेंगे। उधर पीएम मोदी के दौरे को लेकर इजरायल में जबरदस्त जोश है और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। वे संसद में भाषण देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी यहाँ मौजूद रहेंगे। हम यरूशलेम में एक स्टार्टअप कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे और साथ मिलकर याद वाशेम का दौरा करेंगे। मैं एक और बात का जिक्र करना चाहता हूँ, एक विशेष सहयोग। हम उच्च तकनीक, AI और क्वांटम क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देंगे। मैं AI और क्वांटम की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये भविष्य है, बल्कि ये वर्तमान है। हम निश्चित रूप से इस क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होना चाहते हैं। अब इजरायल भारत के साथ नया हेक्सागन गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहा है। नया अलायंस बनाने में ये जुट गया है। लेकिन कांग्रेस फिलिस्तीन को लेकर पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठा रही है। पीएम मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सवाल उठाया था। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, कब्जे वाले वेस्ट बैंक के हजारों फिलिस्तीनियों को बेदखल और विस्थापित करने की इजरायल की कार्रवाई तेज हो गई है और इसकी दुनिया भर में कड़ी निंदा हो रही है। गाजा में नागरिकों पर इजरायल के हमले बेरहमी से जारी हैं। इजरायल और अमेरिका ईरान पर हवाई हमलों को लेकर योजना बना रहे हैं और इसके बावजूद प्रधानमंत्री इजरायल जा रहे हैं और अपने अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू से गर्मजोशी से मिलने वाले हैं, जो स्वयं गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि मोदी सरकार फिलिस्तीनियों के मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता को लेकर खोखले और दिखावटी बयान देती है। सच्चाई तो यही है कि मोदी सरकार ने उन्हें छोड़ दिया है और यह भुलाकर कि भारत 18 नवंबर 1988 को फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में शामिल था। अब राहुल सर, दो चीजें, एक है कि भारत की जरूरत क्या है अपनी रक्षा को लेकर, दूसरा हो गया ये इंटरनेशनल जो संबंध है भारत के, चाहे वो फिलिस्तीन के साथ हो, इजरायल के साथ हो। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि उनको किस तरह से बैलेंस करना है। कांग्रेस को क्यों आग लगी है? देखिए, दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं। आपने पहला सवाल पूछा भारत की जरूरत क्या है डिफेंस को लेकर। एक साइड पाकिस्तान है, एक साइड चीन है। आप बांग्लादेश को भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली अब नहीं रहा है। तो भारत जो है ऐसे देशों के साथ घिरा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेशंस नहीं है और विश्वास की भी कमी है। उन जैसे चीन के साथ विश्वास की कमी है। चीन कभी भी जो है पलट सकता है और भारत के लिए मुसीबत बन सकता है। तो ये जरूरत है कि भारत को कई फ्रंट संभालने हैं और उन फ्रंट्स के लिए भारत को अपनी रक्षा के लिए हथियारों की जरूरत है, जो कि इजराइल जो है उसका बहुत मतलब माना हुआ दोस्त है। एक ये भी कह सकते हैं कि अब वो एक बड़ा लार्ज पार्टनर है जिससे भारत हथियार खरीदता है या टेक्नोलॉजी भी लेता है। तो ये जरूरत है और उसमें हमने कल जो है एक बार डिस्कस किया ही था कि किस तरह के हथियार जो है, लेजर हथियार और बाकी मिसाइल्स और बाकी सब चीजें जो है बातचीत हो रही है। $8 बिलियन के हथियारों की बातचीत हो रही है। अब बात आती है बैलेंस की। देखिए, जो अरब वर्ल्ड है इस वक्त बहुत ज्यादा बटा हुआ है। अगर हम देखें जो हेक्सागोनल अलायंस की आप बात करें तो इंडिया, ग्रीस, आप कह सकते हैं साइप्रस, सऊदी अरेबिया, साइप्रस, इसको मिला के हेक्सागोनल एक जो है अलायंस बनाने की बात है। तो दूसरी तरफ कौन है? सऊदी अरेबिया है। दूसरी तरफ जो है कह सकते हैं कतर है, तुर्की है। ये एक और अलग एक्सेस है। तो बैलेंस बनाने की जरूरत भारत को है। अगर जैसे UAE जो है और सऊदी अरेबिया में बनती नहीं है, ये दोनों अलग वो हो गए हैं बिल्कुल एक तरह से। और अगर किसी तरह का ट्राइलेटरल समझौता हो जाता है UAE, भारत, इजराइल,
तो वो भी भारत के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है। already, तो ये प्रॉब्लम्स हैं भारत को अरब वर्ल्ड में, क्योंकि अरब वर्ल्ड में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ऐसे में बैलेंस करके चलना ही होगा। और हम जानते हैं कि इजराइल के प्रति अरब वर्ल्ड के बहुत सारे देशों का क्या रवैया। लेकिन साथ में राकेश सर आपसे मैं पूछूं सवाल, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल उठाया गया है कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की ओर से, एक है जयराम रमेश, दूसरी है प्रियंका गांधी। अब उन्होंने कहा कि गाजा के लिए भारत ने क्या किया। अब 2023 में भारत ने लगातार गाजा के लिए क्या एड भेजे, करीब 70 मिलियन टन बताया जा रहा है कि उसमें भेजा गया है, एड भेजा गया, सप्लाईज भेजी गई हैं। साथ ही साथ जो सहयोग दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस की ओर से, उसमें भी एक आंकड़ा आ रहा है कि करीब $5 बिलियन का सहयोग भारत ने दिया है। इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन जब गाजा करते हैं सर, ये भूल जाते हैं कि गाजा में हमास है। अब हमास को लेकर दो बहुत अहम चौंकाने वाली चीजें आई थी। लश्कर तैयबा का फैजल नदीम, ये दोहा में 2024 में किससे मिला था? हमास के कमांडर से जाके मिलता है, हमास के लीडर से जाके मिलता है। उसके अलावा जनवरी 7 हमास का कमांडर नजीर जहीर लश्कर के राशिद अली के साथ गुजरावाला में देखा जाता है खुलेआम। अब बताइए कि भारत यहां पर अपनी रक्षा के बारे में सोचे लश्कर को लेके, या फिर हमास या गाजा के बारे में सोचे? देखिए, यहाँ पे प्रश्न ये है कि प्रियंका वाड्रा जी की तरफ से सिर्फ एक सवाल उठाया जाता है कि भारत सरकार सही के साथ खड़े हो। सही किसको मानती है वो? सही इजराइल है या हमास है? हमास अपने ही फिलिस्तीनी और गाजा के नागरिकों के पीछे छुपके छद्म हमला करता है। बिल्कुल। हमास इजरायली नागरिकों का अपहरण करके उनका कत्लेआम करता है। तो क्या प्रियंका जी हमास को सही मानती हैं? क्या प्रियंका जी का ये कहना कि इजराइल जाके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमास की पैरवी करें? प्रश्न यहां पे ये है, मुस्लिम तुष्टीकरण में आप इतने अंधे मत हो जाइए कि आप सारी गुटनिरपेक्षता, कूटनीति सबको किनारे कर दीजिए। ये जो फिलिस्तीनी झोला लेके प्रियंका जी पार्लियामेंट में जाती हैं और हमास का नाम लिए बगैर जो सही का साथ दीजिए का जो स्टेटमेंट देती हैं, वो साफ साफ उनका मुस्लिम तुष्टीकरण की एक राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल। और तुष्टीकरण की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक और हमारे देश में नेता है, वो तुष्टीकरण को बिल्कुल भी कहते हैं कि अपना ना सहयोग देते हैं ना साथ देते हैं। और वो कौन है? वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो भी विदेश दौरे पे हैं। और इस वक्त वो जहां पर भी जा रहे हैं, हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। और पीएम मोदी एक तरफ इजराइल में है तो दूसरी तरफ सीएम योगी अब सिंगापुर से जापान की ओर बढ़ चले हैं। अब जापान के टोक्यो में सीएम योगी का भव्य स्वागत हुआ है। सीएम योगी ने आज जापान के प्रथम किरण को सूर्यवंश की राजधानी से जोड़ा और कहा कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ावा देने में रामायण सर्किट के साथ साथ बौद्ध सर्किट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है। उत्तर प्रदेश सूर्यवंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश जिस पावन धरा पर दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। अब योगी ने जापान में प्रभु श्री राम और महात्मा बुद्ध को याद किया, तो वहीं पर इससे पहले सिंगापुर में भी सीएम योगी ने हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगवाए। पार्वती पतिये हर हर, नमः पार्वती पतिये, जय जय श्री राम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे,
नमः पार्वती पतिये हर हर, नमः पार्वती पतिये, जय जय श्री राम। तो यहां पर मुझे लगता है राहुल सर, उनका धर्म और कर्म दोनों ही साथ में चलता है। हर हर महादेव के नारे और साथ ही जो इन्वेस्टमेंट को लेकर लगातार वो अब दौरे कर रहे हैं। देखिए, जापान में उन्हें यामानाशी, ओसाका और क्योटो, इन 3 जगहों पे जाना था और उनका लक्ष्य जो है वहां पर जो बिजनेस लीडर्स हैं उनसे मिलना है और उत्तर प्रदेश के लिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट वो ला सकते हैं उसकी कोशिश है। ये सारी जो अभी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा जो है उनके साथ जो उनकी मीटिंग्स है या उनको एड्रेस कर रहे हैं, तो उसमें है। और जो भारतीय बाहर रहते हैं, देश से बाहर रहते हैं, उनको भारतीय कल्चर और भारतीय संस्कृति के प्रति बड़ा ज्यादा लगाव होता है। जो भारत में रहते हैं शायद उनका कम होता है, बाहर वालों का बहुत ज्यादा होता है। तो नेचुरली वो एक सिंबल भी हैं, जो हिंदुत्व के सिंबल हैं, हिंदू राजनीति भी करते हैं, तो ये लोकप्रिय है हिंदुओं में। तो जो बाहर लोग रहते हैं वो उनको अपने प्रिय नेता के तौर पे देखते हैं। राकेश सर, जो इनकी एक अलग छवि नजर आ रही है योगी आदित्यनाथ की, इस वक्त सिंगापुर, जापान में जाना, वहां पर सीईओज के साथ मुलाकात करना, क्या क्या ये भविष्य की तैयारी है या कि ये सिर्फ मौजूदा राजनीति के हिसाब से ही देख सकते हैं? नहीं, देखिए, भविष्य के हिसाब से तो नहीं कह सकते, लेकिन मौजूदा राजनीति और पिछली राजनीति को यदि आप देखें तो भारत के दूसरे राजनेता हैं जिनकी विश्व में रहने वाले भारतीयों के बीच में एक अच्छी खासी लोकप्रियता है। आप याद करिए, जब 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जब उनके विदेश दौरे होते थे तो भारतीय नागरिकों को अपने आप में एक अभिमान महसूस हुआ था और पहली बार उन्होंने खुल के कहा था कि अब हमको भारतीय होने पे बड़ा गर्व महसूस होता है। और वो मोदी जी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, अपने खर्च से आना, पूरा प्रोग्राम करना। अब मुझे लगता है योगी जी का जो ये दौरा है, आप पिछला दौरा देखिए तो योगी जी कब विदेश गए कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन इस बार योगी जी की जो दोनों देशों की यात्रा है और उन दोनों देशों की यात्रा में जो भारतीय जन समूह की तरफ से उनका अभिनंदन किया जा रहा है, वो जता रहा है कि ये दूसरे नेता है जिसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। अब क्या जैसा कि उनका जो चोला है वो उनका धर्म का है, लेकिन उनका जो कर्म है वो जनता के लिए, जनता के भले के लिए। लेकिन हमारे देश में कुछ नेता हैं, या यूं कहें कि कोशिश ये करते हैं कि कर्म में धर्म को जोड़ दें। धर्म आपका घर का, आपका चोला हो सकता है, लेकिन क्या कर्म को डिसाइड कर सकता है? लेकिन कुछ लोग हैं, कौन है? ओवैसी के पार्टी के लोग हैं। उसमें एक एमएलए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्रिकेट को धर्म से जोड़ दिया। अब T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से हार को लेकर AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्लाम कासमी का एक हैरान करने वाला बयान सामने आया। मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि टीम इंडिया में धर्म देखकर खिलाड़ियों को मौका मिलता है, हिंदू खिलाड़ियों को टीम में जगह दी जाती है, सिराज और शमी जैसे अच्छे खिलाड़ियों को बाहर रखा जाता है। मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि इसी के चलते टीम हारी है और आगे भी हारती रहेगी। अगर यही पद्धत रहेगी कि सिफारिश पर लोगों को लिया जाएगा और धर्म देख करके लोगों को टीम में जगह दी जाएगी, तो जैसे अभी टीम हारी है इसी हारती रहे। अच्छे खिलाड़ी आप नहीं लोगे, टीम हारेगी। खिलाड़ी अच्छा हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, निधर्मी भी हो तो उसको लेना चाहिए। मेरा ये बोलना है जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको आप जो है साइड लाइन कर दे रहे और सिफारिश पर आने वालों को देख करके, और हिंदू समाज को है ये देख के बात है। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी अच्छा खिलाड़ी हैं, उनको मौका नहीं दिया गया, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर ये होते, फील्ड पर होते तो नतीजा कुछ और होता। पूरे देश में तो हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है ना यार, हर लाइन में हमको साइड लाइन किया जा रहा है। सर इनको सुनिए, मुफ्ती साहब को बोल रहे हैं खुद साइड लाइन है इसलिए एमएलए हैं, और दूसरे शमी और जिनका नाम ले रहे हैं वो देश के लिए खेल रहे हैं। देखिए, शमी को तो चोट लगी है, ये सारे जो खेल प्रेमी हैं उनको पता है। क्या इन्होंने पाकिस्तान को हराने वाली भारतीय टीम की प्रशंसा की है? क्या नहीं की। देखिए, अपने यहाँ एक पद्धति बन गई है जी। हर चीज में राजनीतिक खोजना और राजनीति करना। अब इनकी तो राजनीति है मुस्लिम पॉलिटिक्स की, तो AIMIM की तरफ से ये कहना बिल्कुल मान के चलिए विशुद्ध तौर पे राजनीति है कि इनको नहीं लिया गया, नहीं जीत जाते। अरे जिनको लिया गया था, जिन्होंने पाकिस्तान को हराया था, आपने एक शब्द नहीं कहा कि भारत की जीत पे हम खुश हैं। आप उन दो खिलाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं जिनको भारत का जो खेल प्रेमी है वो खिलाड़ी के रूप में देखता है, हिंदू और मुस्लिम के रूप में नहीं देखता, उसको आप मुस्लिम के रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सही बात है।
और इनका बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आप सोचिए ना कि उनको वो जर्सी नजर नहीं आ रही है हमारे दोनों ही सुपरस्टार के जिस्म पे, जो ये कह रहा है कि इंडिया और टीम इंडिया की जर्सी पहन के घूम रहे हैं। तो साइडलाइन कहां से हो गए? मौके की बात होती है, इतने सारे लोग हैं, हर किसी को मौका मिलता है, वक्त की बात होती है। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके मुनीर ने अपनी मौत को न्योता दिया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सेना से भीषण बदला लेना भी शुरू कर दिया है। बड़ी खबर अफगानिस्तान बॉर्डर से आ रही है, जहां पर अफगानी आर्मी पाकिस्तानी सेना पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई कर रही है। अफगानिस्तान की सेना ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों पर हमला किया। तालिबान का दावा है कि उसके हमले में पाकिस्तान के कई फौजी मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सेना ने यह हमला नंगरहार प्रांत के नाजियान और डरबाबा जिले में डूरंट लाइन के पास किया है। अफगान लड़ाकों ने डूरंट लाइन पर पाकिस्तान की कई पोस्ट को कब्जे में लिया है। अफगान सेना की ओर ये जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों के 2 दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने हमला करके अफगानिस्तान में बमबारी की थी, जिसमें औरत बच्चों समेत 25 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत हो गई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। और ये अफगानिस्तान के तालिबान के वो सेना कहें या लड़ाके कहें जो अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनके पास जो हथियार आप देख रहे हैं कि पुराने इनके पास रशियन टैंक्स पड़े हुए हैं जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इनके पास बहुत सारे मध्यम दूरी तक मार करने वाले अमेरिकी हथियार भी मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमले के लिए किया जा रहा है। और लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो यही बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए अब पूरा का पूरा जो उनका वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न जो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, वो पूरी तरह से अस्थिर हो गया है, क्योंकि लगातार अफगानिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। राहुल साहब, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं इससे तो यही समझ में आता है कि अब तालिबान जब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर लेगा, कुछ 2-4 और पोस्ट ना ले ले, तब तक रुकने वाला तो नहीं है, जो उनके सेना की ओर से या फिर उनके मंत्री की ओर से कहा जा रहा है। देखिए, इस पूरे जो मामला है इसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी घरेलू जो वहां पर दिक्कतें हैं, चाहे वो बलूचिस्तान को लेकर हो, खैबर पख्तूनख्वा को लेकर हो, बाकी सिंध में भी हैं, इन सारी समस्याओं से और गरीबी से और बाकी सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाने के लिए अफगानिस्तान को टारगेट कर रहा है और वहां पर बमबारी कर रहा है कि उनको पता है भारत के साथ तो लड़ नहीं सकते, तो अफगानिस्तान के साथ लड़ लेते हैं। वो कमज़ोर, थोड़ा अपने मुकाबले उनको कमज़ोर मानते हैं, लेकिन अफगान लड़ाके जो हैं उनका सबने देखा है कि वो किस तरह से अमेरिकी फ़ौजों को उन्होंने वापस भेज दिया था और उससे पहले रशियन फ़ौजों को उन्होंने किस तरह से वापस भेजा था। तो हमने आप ही के उस पे चैनल पे दिखाया जा रहा था किस तरह से मोबिलाइजेशन हो रही थी तालिबान की फोर्सेस की, और उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया था कि हम इस जो बम्बारमेंट उन्होंने की थी, जो बम बरसाए थे उन्होंने हवाई जहाज से पाकिस्तान ने अफगान के इलाकों में, तो उसका बदला जरूर लेंगे। और उसी बदला की ये तस्वीरें हैं कि वो बदला लेना शुरू कर दिया अफगानिस्तान ने। और दूसरी बात है कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक और खबर हम ले, लेकिन इस साथ में आपको बता दें, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान के ऊपर हमले जमीने हो रहे हैं, जमीनी हमला किया जा रहा है अफगानिस्तान की ओर से, लेकिन पाकिस्तान जो करता है वो हवाई हमला करता है। और हवाई हमले में अफगानिस्तान या तालिबान का बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका तो कर ही नहीं पाया था, और यही वजह कि एक बार फिर से तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब मुनीर की सेना हर जगह पर पिट रही है। बॉर्डर पर अफगानिस्तान तालिबान मार रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी तालिबान मुनीर की फौज पर मौत बनकर टूट रही है। बड़ी खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के दाजल में पाकिस्तान की एक चेकपोस्ट को सुइसाइड धमाके के जरिए उड़ा दिया गया, यानी कि सुइसाइड अटैकर ने यहां पर हमला किया। सुइसाइड अटैक किसने किया? टीटीपी की ओर से, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ओर से। इस हमले में कम से कम 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा से हमले तेज कर दिए और खैबर के इस इलाके में लगातार टीटीपी के जो लड़ाके हैं सुइसाइड हमले किए जा रहे हैं। अब टीटीपी ने इस्लामाबाद में भी खुदकुशी वाले हमले किए हैं, जिसको हम सुइसाइड बॉम्बिंग कहते हैं, और धमकी भी दे रहा है कि हम यहां पर और भी हमले कर सकते हैं। से कुछ देर पहले बैनल सूबाई चेकपोस्ट दाजल पर खुदकुश हमले की इतला मसूल हुई और BHQ में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। और इस हवाले से सर्जन और PMA के सदर डॉक्टर रमीज खान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है? अभी तक हमारे पास जो है 3 जख्मी आ चुके हैं, जिसमें से एक पुलिस वाले हैं और 2 आम राहगीर हैं जी। तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है जी। BHQ के सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, अमला आ चुका है, थिएटर्स खुल चुके हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह फुल पैक हम उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा। राकेश सर, जिस तरह की हम देख रहे हैं तस्वीरें, इसमें एक बात तो क्लियर है कि आखिरकार ये जो टीटीपी है इसको तो रोक नहीं पा रहा है पाकिस्तान, और ना ही अफगानिस्तान इसमें कोई मदद करने जा रहा है।
पाकिस्तान की। ये दोनों के रिश्ते बिगड़े कैसे? टीटीपी को तो बताया जाता है कि आईएसआई ने खड़ा किया, तालिबान को भी इन्होंने खड़ा किया, लेकिन ये नौबत क्यों आ गई इस जगह पे जो आज तस्वीरें दिख रही हैं? देखिए, एक समय था जब अफगानी लड़ाके जो थे पाकिस्तान की ताकत थे। हाँ। और पाकिस्तान जो है दम इसलिए भरता था क्योंकि उसके पास छापामार युद्ध लड़ने वाले और सामने से युद्ध लड़ने वाले अफगानी लड़ाके बहुत मजबूती से लड़ते थे। आज वही अफगानी लड़ाके पाकिस्तान के सामने खड़े। क्यों? कारण ये है कि जब आप कहीं पे भी किसी के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करते हैं और दबाने का प्रयास करते हैं तो एक प्रतिरोध खड़ा होता है। आज अफगानिस्तान के सामने यही एक संकट पैदा करने का प्रयास किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो वो खड़ा हो गया। तो उनकी अस्तित्व की जो लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई अब वहां पे एक जगह नहीं रही। अफगानिस्तान अलग लड़ रहा है, अंदर घुसपैठ कर रहा है, बीएलए अलग लड़ रहा है, खैबर पख्तून में जो आपने बताया टीटीपी अलग लड़ रहा है, तो पाकिस्तान चारों तरफ से आंतरिक उलझन फंसा हुआ। आपने अस्तित्व की बात की है, आपने एक और अस्तित्व को लेकर जो लड़ाई लड़े जा रहे हैं वो है हमारे बहुत ही चहीते क्रिकेटर, आप कह सकते हैं, क्योंकि हमको उनको ज्यादा पसंद करके क्रिकेटर के तौर पे, यानी कि इमरान खान को लेकर। अब उनका जो अस्तित्व है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गया है। अब मुनीर ने सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि इमरान खान भी उनके लिए बहुत बड़े सिरदर्द हो गए हैं। अब हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 900 दिन बाद इमरान खान की एक नई तस्वीर सामने आई है। एक बार फिर से हम दिखाएंगे। यह तस्वीर इस्लामाबाद के पीआईएमएस अस्पताल की है। परसों रात इमरान खान को अडियाला जेल से निकालकर पीआईएमएस अस्पताल लाया गया, जहां उनकी आंख की बीमारी का ट्रीटमेंट हुआ था। मुनीर नहीं चाहता था कि इमरान के जेल से निकलने की खबर किसी भी तरह बाहर आए, लेकिन वो आई खबर, इसलिए वो उनको रात के अंधेरे में हॉस्पिटल लाए। लेकिन अब अस्पताल के अंदर से इमरान का एक वीडियो लीक हो गया है। जिस वक्त इमरान को लोगों ने अस्पताल में देखा, उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर का माहौल कैसा था और लोग कैसे बेकाबू हो गए, इन तस्वीरों से आप समझिए। अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखिए। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि इमरान खान एज ए क्रिकेटर, हम सब उनको पसंद करते हैं, पॉलिटिशियन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वो भारत के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी अपने देश में है, ना सिर्फ एक क्रिकेटर के तौर पे, कप्तान के तौर पे जिसने वर्ल्ड कप लिया, बल्कि एक ऐसे नेता के तौर पर जो जनता शायद जिससे कनेक्ट करती थी। अब सरकार कुछ भी कर ले, इमरान खान से वो अपनी जान बचा नहीं पा रही। राहुल सर, देखिए, बिल्कुल है, खैबर पख्तूनख्वा का जो पूरा इलाका है वहां पर जो चीफ मिनिस्टर है सोहेल अफरीदी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो मुनीर हैं उन्होंने जो इलेक्शन था 2024 का उसे रिग किया है। तो वहां पर तो वैसे भी ज्यादा जोर है इमरान खान की पार्टी का, तो उस तरह से भी है। दूसरे पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए। दोनों जो मुनीर हैं उनके लिए ये मुश्किल है कि जिस तरह से बढ़ती पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, उसको देखते हुए इमरान खान को ना तो वो जेल में मतलब सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे विरोध हो रहा है, और इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो और दिक्कत है। तो उनके लिए ये कैच 22 की सिचुएशन है। अब ये देखना होगा कि कितने समर्थक कितने जोर शोर से जो है ये प्रदर्शन आगे बढ़ता है, विरोध आगे बढ़ता है। अगर ये विरोध बहुत ज्यादा आगे बढ़ा और पूरे पाकिस्तान में उस तरह से फैल गया तो मुनीर सोच रहे रात को राकेश सर अंधेरे में ले गए, उसके बाद भी आप उनके मतलब जो प्रशंसक है या फिर कहें कि उनके जो समर्थक है, उनका क्या आलम है पॉपुलैरिटी का, कि रात के अंधेरे में भी पहुंचे हुए हैं, अस्पताल में नारेबाजी हो रही है। तो ऐसे में मुनीर के पास क्या उपाय है कि क्या करेंगे? क्योंकि एक खबर जो हम लोग सुन रहे थे, पता नहीं वो सच है कि नहीं सच है, कि उनको शायद ऐसी जगह पे ले जाया जाए जो कि बहुत बोलते हैं ना, बलूचिस्तान में कहीं ले जाया जाए, उसके बाद फिर काम तमाम। नहीं, आप काम तमाम नहीं कर सकते। अच्छा। कारण ये है कि अब इतना हल्ला हो चुका है, और बीच में आप देखें कि ये बात भी आई थी कि भाई ये लोग इमरान खान को मारना चाहते हैं। हाँ। कल आपने एक वीडियो दिखाया था, जिसमें एक युवा जो है पूरा वीडियो बनाता है इमरान खान को चुपचाप पीछे के दरवाजे से अस्पताल ले जाने का, और उसी समय उसने कहा था कि अस्पताल की बिजली बंद कर दी गई। जो आज आप वीडियो दिखा रहे हैं वो उसी समय का है जब बिजली बंद करके इमरान खान को प्रवेश कराया गया। यानी आसिफ मुनीर की इतनी साहस नहीं है कि वो अस्पताल खाली करा दें,
आसिफ मुनीर में इतनी ताकत नहीं कि फ्रंट गेट पे लेके जाएं, तो आज इतने असहाय हैं आसिफ मुनीर कि वो इमरान खान उनके लिए इतना बड़ा समस्या पैदा हो गए हैं कि इमरान खान को रखना भी कठिन है और उनका असहाय हो गए। वो फील्ड मार्शल जो जीत के दावे करता है वो असहाय है। लेकिन एक और बहुत ही मजबूत देश है जो असहाय नजर आ रहा है, किसके सामने? ईरान के सामने। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। जी हाँ, दोनों देशों को एक टेंशन जारी है और अमेरिका और ईरान के बीच जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हथियार क्यों नहीं डाल रहा है, क्यों डील में साइन नहीं कर रहा है, डील पे साइन नहीं कर रहा है ईरान। बड़ी खबर है कि अमेरिका ने इजराइल में अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट यानी कि F-22 राफ्टर स्टेल्थ विमान उतार दिया है। साउथ इजराइल एयरबेस पर अमेरिका का सबसे शक्तिशाली और दुनिया का सबसे घातक F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान लैंड हुआ, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। करीब 12 F-22 रैप्टर्स को इजराइल पहुंचाया गया है। यह पहली बार है जब अमेरिका ने अपने F-22 फाइटर जेट्स को तैनात किया इजराइल में। खबर यह भी है कि अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इजरायली तट के बेहद पास पहुंच चुका है। उधर ईरान भी फुल एग्रेसिव मोड में है। ईरानी सेना स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रही है, नए नए हथियारों से शक्ति प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने चीन के साथ नई मिसाइल डील फाइनल कर ली है। ईरान चीन से जल्द ही CM-302 मिसाइल लेने वाला है और CM-302 मिसाइल एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो दुश्मन के युद्धपोतों को खाक में मिला देती है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का आलम और इस वक्त अलार्म कभी भी बज सकता है। कल जिनेवा में दोनों देशों के बीच तीसरे राउंड की मीटिंग होने वाली है, लेकिन बातचीत से पहले ट्रंप ने इशारा किया है कि अगर ईरान उनकी शर्तों पर डील के लिए तैयार नहीं हुआ तो उस पर हमला करने से हिचकिचाएगा नहीं। As president, I will make peace wherever I can, but I will never hesitate to confront threats to America wherever we must. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. अब यहां पर आप सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना भाषण है उस दौरान ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि डिप्लोमेटिकली हम ईरान के साथ अपने मसले सुलझा लें, राहुल सर। लेकिन जिस तरह के यहां पर भी तस्वीरें आ रही हैं या फिर जो हम कहें कि जो एक्टिविटीज हैं वो दूसरी तरफ इशारा करती हैं। देखिए, स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में जो ट्रंप ने कहा है कि हम जो है हमला करेंगे, वो कई बार इससे पहले भी कह चुके हैं कि ईरान पर हम हमला करेंगे, हम लिमिटेड स्ट्राइक कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये भी माना जा रहा है जिस तरह से फोर्सेज वहां इकट्ठा की गई हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी फोर्सेज जो हैं, जब इराक पे हमला करना था तब भी ऐसी फोर्सेज जो हैं जमा नहीं की गई थी। बहुत जबरदस्त तरीके से अमेरिका की तैयारी है। ना केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके जो सपोर्टिंग साथ में जहाज होते हैं वो हैं वहां पर, बल्कि वहां पर वेरियस जो अड्डे हैं 19 जो बेसिस हैं गल्फ में अमेरिका के, उस पर तरह तरह के विमान और जो है वो लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट जो हैं, बॉम्बर्स हैं, उनको इकट्ठा किया गया है और आपने भी तस्वीरें दिखाई। तो इतनी बड़ी तैयारी सिर्फ किसी को डराने के लिए नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी जो मूवमेंट की जा रही है वो नेचुरली इजराइल का भी दबाव अमेरिका पे बहुत ज्यादा है इस मामले को लेकर कि ईरान जो है उसको ठीक करना जरूरी है। ईरान जो है वो प्रॉक्सीज के जरिए उस पूरे इलाके में जो है वो दहशत फैलाता है। तो इसके लिए मैं मानता हूं कि अमेरिका, चाहे आप जिनेवा में बातचीत की बात हो रही है, बातचीत हो भी रही है, लेकिन डील तो एक ही बात पे फंसी है राकेश सर, सिर्फ वहां पर ईरान को यह कहना है कि अब न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे और अमेरिका यह चाहता है कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे। सिर्फ इस बात पे नहीं है ना, वो आगे भी बहुत सारी बातें। देखिए, वहां राहुल जी ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर का मामला नहीं है। इजराइल कह रहा है कि इनकी जो मिसाइल है उस पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ईरान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है मिसाइल, और वो मिसाइल ही इनके लिए सबसे बड़ा घातक है। ये चाहते हैं मिसाइल पे भी संधि हो कि आप मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब आप मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ईरान कैसे लड़ेगा? यहां पे देखिए, जिनेवा में जो 2 महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, एक कल बैठक होने वाली है जो ईरान और अमेरिका को लेके है, और 27 तारीख को जो बैठक होने वाली वो है यूक्रेन, रसिया और अमेरिका को लेके। तो ये जिनेवा की जो दोनों बैठकें 26 और 27 की, वो तय करेंगे कि अमेरिका कितना पावरफुल है।
अमेरिका के सामने जो एक खबर आई है वो बड़ा मुझे लगता है कि ट्रंप के माथे पे इसलिए बल पड़ा हुआ है क्योंकि आर्मी चीफ ने कहा है कि यदि हम ईरान से लड़ाई लड़ेंगे तो हम सबसे ज्यादा नुकसान पाएंगे और हमारे सैनिक मारे जाएंगे। खबर बताई थी दमदार 10 में हमने ये खबर बताई थी कि किस तरह से वहां के आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर लड़ाई होती ईरान के साथ तो हमारे बहुत सैनिक मारे जाएंगे। लेकिन बहरहाल क्या मिसाइल पर रोक लगाने जा रहा है ईरान या फिर अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, ऐसा कुछ करने जा रहा है? लगता तो नहीं है, क्योंकि ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उन्हें मारने की कोशिश हो रही है। कोशिश ईरान के प्रतिबंधित संगठन मुजाहिदीन-ए-खल्क है, MEK के लोगों ने राष्ट्रपति परिसर, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुख्यालय और सुप्रीम लीडर के कार्यालय में घुसपैठ कर रहे थे। लेकिन IRGC की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई जिसमें MEK के कई लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक कोवर्ट ऑपरेशन चलाने की कोशिश हो रही है ईरान के खिलाफ। अब जैसे कि राखी सर बता ही रहे थे कि एक और बैठक होने जा रही है 27 तारीख को, जहां पर रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच बातचीत होगी और कोशिश होगी कि युद्ध रुक जाए। लेकिन रूस की ओर से साफ कर दिया गया है कि लगभग 4 साल हो चुके हैं लेकिन युद्ध खत्म नहीं करने जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। रूसी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन को एटम बम से लैस करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यूक्रेन के साथ साथ फ्रांस और यूके को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यह बड़ी खबर है। फ्रांस और ब्रिटेन की ओर से कोशिश क्या हो रहा है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार से लैस कराया जाए। And the enemy uses all kinds of ways of using terrorist attacks. They will even stoop as low as using dirty nuclear weapons, probably knowing how it's going to end ultimately. Та ситуация, о которой только что упоминал, не получается нанести России стратегическое поражение. Никак не получается. А так хочется. Жить без этого не могут. Или полагают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России. Но вот ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют. राकेश सर, यहां पर जिस तरह से ये खबर निकल कर आई है और जिस तरह की धमकी यहां पर दे रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, क्या वाकई में अगर फ्रांस और ब्रिटेन न्यूक्लियर हथियार दे देते हैं यूक्रेन को तो क्या ये युद्ध रोकने की संभावना है कि एक डिटरेंस बन जाए और जहां पर है वो खत्म हो जाए चीजें? मुझे लगता है 27 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और इनकी बातों से ये लगता है कि ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। कारण ये है कि इनके गुप्तचर एजेंसी ने जो जानकारी दी है उसमें कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला ही नहीं और ना ही इनकी तरफ से प्रस्तुत किया गया कि हमारे पास ये प्रमाण है कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो परमाणु बम दे रहे हैं यूक्रेन को। तो ये कुल मिला के 27 तारीख के लिए एक नया एजेंडा तैयार किया जा रहा है कि जिससे कि रसिया पे इतना दबाव न पड़े कि वो समझौते के लिए बाध्य हो जाए। ठीक, एक बार जब यूक्रेन के मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी जो बयान दिया है वो भी आपको बता देते हैं। कीर स्टारमर ने कहा है कि वो यूक्रेन को मदद देना बंद नहीं करेंगे बल्कि मदद को और ज्यादा बढ़ा देंगे, दुगुना कर देंगे। But let's be clear, in terms of getting to that just and lasting peace, it is Putin who is standing in the way. Volodymyr Zelensky has shown willing, he's taken the lead, it is Putin who is standing in the way, and that's why we must always double down on our support for Ukraine. That means capability, it means resource, it means more sanctions, and today I'm pleased that we're announcing the biggest package since 2022 in terms of sanctions package. That's 300 energy companies, Russian energy companies that are being targeted. राहुल सर, क्योंकि हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में यूरोप में अगर सबसे ज्यादा किसी ने अगर साथ दिया या फिर एक अपना स्टैंड लिया है रशिया के खिलाफ, यूक्रेन का साथ दिया, तो वो यूके है। आखिरकार यूके को क्यों लगता है कि इस युद्ध में यूक्रेन ना हारे? देखिए, इस वक्त रशिया भी बहुत दबाव में है। अगर आप इस युद्ध की बात करें तो जो है 1.25 मिलियन सोल्जर्स रशिया की इस युद्ध में मारे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा दबाव रशिया पर भी है। ऐसे में रशिया तरह तरह की बहाने भी ढूंढ सकता है और दूसरा रूस जो है कई तरह के आरोप भी लगा सकता है कि जो है यूरोपियन जो पावर्स हैं वो
हथियार दे रहे, न्यूक्लियर हथियार दे रहे, और इस तरह से एक और उसके पास एक जो है बनता है कि वो यूरोपियंस को दबाव में डाल सकता है।